देखिए, वैसे तो होली का त्योहार जो है बड़ा ही खास माना जाता है, लेकिन अगर बात मथुरा की हो जाए तो ये होली और भी ज्यादा निराली हो जाती है। पहले मथुरा ने लड्डू मार होली का आनंद लिया, फिर बरसाने में लट्ठ मार होली का रंग जमा और आज बारी जो है नंदगांव की है। नंदगांव में आज लट्ठ मार होली का भव्य आयोजन होगा। मथुरा का ये रंगारंग कार्यक्रम जो है केवल अद्भुत नहीं होगा, बल्कि इसे देखने के लिए देश विदेश से लोग भी जुटेंगे। इससे पहले कल बरसाना में दुनिया ने होली का अद्भुत नजारा देखा और गलियां जो है हुरियारों के हल्ले से गूंज उठी। ताने और गाने के साथ बरसाने की गलियों में जमकर लट्ठमार होली का रंग देखने को मिला। कल हम लगातार आपको कवरेज भी दिखाते रहे। लट्ठमार होली के दूसरे दिन बरसाना में लट्ठमार होली होती है और इस होली में नंदगांव से लोग होली खेलने के लिए आते हैं और बरसाने की गोपियां यानी महिलाओं ने उन पर जमकर लट्ठ बरसाए। लट्ठ बरसाने का जो अधिकार है यहां गुसाई परिवार की महिलाओं को होता है और ये वो परिवार है जिसे लाडी जी की पुजारी के तौर पर देखा जाता है। और आज जो है रंग का मजमा नंदगांव में देखने को मिलेगा और शानदार तस्वीरें दिन भर आप देखेंगे गुड न्यूज टुडे के माध्यम से। ये प्यार की होली है, हर्षो उल्लास की होली है, रंग गुलाल की होली है, प्रेम के रंगों से सने गुस्से के इजहार की होली है। स्वागत और सत्कार की होली है, मर्यादा और संस्कार की होली है, कृष्ण वियोग से व्यथित गोपियों की पूरी हुई मुराद की होली है, व्याकुल हृदय के खत्म हुए इंतजार की होली है, बरसाना की हुरियन के निमंत्रण की होली है, नंद बाबा के स्वीकार की होली है, हुरियारों के लिए ढाल बनकर आए बलराम की होली है। देश के बाकी हिस्सों से उलट ब्रज में होली सिर्फ रंगों से नहीं खेली जाती और न ही एक ही दिन खेली जाती है। मान्यता है कि द्वापर युग से ही अलौकिक रही ब्रज भूमि में होली 40 दिन तक चलती है, लेकिन इसमें 5 दिन बेहद खास होते हैं। मान्यता के मुताबिक इस परंपरा की शुरुआत 5000 साल पहले हुई थी। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर द्वारका चले गए और इसके बाद फिर से जब उनका बरसाना आना हुआ तो उस समय दुखी राधा और उनकी सखियों ने उनके वापस आने पर अपने गुस्से का इजहार किया। तभी से परंपरागत तौर पर यहाँ लट्ठमार होली मनाई जाती है। परंपरा के मुताबिक सिर्फ बरसाने के गोस्वामी समाज की बेटियां नंदगांव में ब्याही जाती है। यही वजह है कि पहले बरसाना में लट्ठमार होली खेली जाती है और अगले दिन ये परंपरा नंदगांव में दोहराई जाती है। फर्क बस इतना है कि हुरियारें नंदगांव की होती हैं और हुरियारे बरसाना से आते हैं। नंदगांव के जो हुरियारे भगवान श्री कृष्ण की ध्वजा को लेकर यानी कृष्ण को संग लेकर यहाँ होली खेलने आए और आज इस रंगीली गली में होली हो रही है। यशोदा मैया से अनुमति लेके आए कि कृष्ण बलराम को होली खेलने भेजो, तो मैया ने कही कि बरसाने की गोपी बलिष्ठ है, धींगरी है, तो लाला छोटो सो है, कौवा है, चोट ना पहुंचा दे हानि ना। तो बलराम जी को दायित्व सौंपा है कि लाला तू बड़ो है और रक्षा करियो। तो ये ढाल बलराम जी का स्वरूप है। बलराम जी ढाल बन के कन्हैया के संग रहे। जहाँ लोग गोपियों ने जब प्रार किया तो बीच में बलराम जी आ गए। इस होली में परंपरागत लहंगा चुन्नी की पोशाक पहने हुरियारें अपने हाथों में लठ लेकर डटी रहती हैं और हुरियारे ढाल लेकर हुरियारिनों से होली खेलने पहुंचते हैं। इस होली के रंग हर कोई रंग गया है। रसिया गीत का रस बरस रहा है। राधा कृष्ण के अद्भुत प्रेम का ये रंग चारों तरफ बिखरा नजर आ रहा है। छोटों सो कन्हैया के बड़े बड़े ने और बरसाने की कुंज गली में ठाड़ो मारे से बजाए गयो रे, तेरे अंगना में बांसुरी बजाए गयो रे। बरसाने की ये होली पूरी दुनिया में मशहूर है।
ब्रज की होली में एक बार रंग जाने वालों पर कभी कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता। यहाँ के प्यार भरे गुलाल में श्री कृष्ण की करुणा कृपा समाई हुई है। इसीलिए तो यहाँ एक बार आने वाले भक्त हर साल यहाँ खिंचे चले आते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम में डूबे भक्त मगन होकर झूम उठते हैं। भक्ति के आनंद में मगन श्रद्धालु राधा कृष्ण के मधुर मिलन को याद करते हैं। मथुरा से मदन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मथुरा की होली का जो रंग है आप तक लगातार हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया पहुंचा रहे हैं, तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मनीष इस वक्त मथुरा में मौजूद है, उनके पास यहाँ पर सीधे चलते हैं। मनीष, पहले तो मैं कहूंगी कि राधे राधे, क्योंकि पिछले 2 दिन से आप वहां पे मौजूद हैं और लगातार जीएनटी पर दर्शकों को आप दिखा रहे हैं विश्व प्रसिद्ध होली की झलक। देखिए, मैं कहूंगी आप इतने सौभाग्यशाली हैं, पहले लड्डूमार होली, फिर लठमार होली, और आज जो है वो नंदगांव में लठमार होली एक बार फिर से खेलने की परंपरा है। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को दिखाएं कि किस तरह से रंगारंग कार्यक्रम का वहां पे आयोजन हो रहा है। बिल्कुल, राधे राधे आप सभी को। और बता दूं कि अभी हम भी नंदगांव के रास्ते में ही हैं, क्योंकि बहुत सारे डाइवर्जन से रास्ते में पुलिस की व्यवस्था की गई है। तो अभी आपको जो दिखाई पड़ेगा वो सिर्फ मूवमेंट है। लोग पहुंच रहे हैं नंदगांव की तरफ, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आपको यहाँ दिख जाएंगे अपने सामान के साथ। और आज की जो होली है वो भी बेहद खास मानी जाती है परंपराओं के हिसाब से। कल बरसाना में नंदगांव से लोग आए थे, कृष्ण के गांव से लोग आए थे, उन लोगों ने होली खेली। और कथाओं में कहते हैं कि क्योंकि जब पहली बार होली खेलने आए तो लठ इतने बरसे कि सब वहां से भाग खड़े हुए। अब भाग खड़े हुए तो कुछ नेक उन्होंने दिया नहीं, जो कि होली में दिया जाता है। इस वजह से आज बरसाना के लोग नंदगांव की तरफ वापस जाएंगे अपना नेक मांगने के लिए। लेकिन जब नेक मांगने पहुंचेंगे, नंदगांव की महिलाओं ने भी अब सोच लिया है कि कल का बदला लेना है, तो फिर वहां की महिलाएं, यहाँ के जो ग्रामीण हैं, उन पर लठ बरसाएंगी। यही पूरी कहानी है लठमार होली की। बिल्कुल मनीष, और साफ तौर पे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आप अभी रास्ते में हैं और नंदगांव वहाँ पे नहीं पहुंचे हैं मनीष। लेकिन साफ तौर पर सबके जहन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि 2 बार लठमार होली खेलने की परंपरा है, पहले दिन बरसाना और अगले दिन नंदगांव, ऐसा क्यों है? देखिए, ये परंपरा 2 बार की नहीं है। मैं आपको बताऊं कि लठमार होली ही अब अलग अलग जगहों पर खेली जाएगी। जैसे कल यहाँ जो राधा जी का गांव है बरसाना, यहाँ खेली गई। आज नंदगांव में खेली जाएगी। अगले दिन रावल, जो कि यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, और कहते हैं कि राधा जी का जो असली गांव है, जो पैतृक स्थान है, वो वहां पर खेली जाएगी। तो अब अलग अलग जगहों पर लठमार होली खेली जाएगी। और ये एक तरह का जो मैसेज देने की कोशिश होती है कि किस तरह का राधा और कृष्ण के बीच का प्रेम है, दोनों के जो गांव है उनके बीच में कैसा प्रेम है, परिवार है उनके बीच में कैसा प्रेम है, वो प्रेम लोगों में बना रहे, इसलिए लठमार होली ही जगह जगह खेली जाती है। वो बना रहे, साफ तौर पे राधा कृष्ण के प्यार का प्रतीक है। और यही कारण है कि मथुरा की होली विश्व प्रसिद्ध है, दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खैर देखिए, होली में इस बार हर्बल गुलाल की डिमांड जो है सबसे ज्यादा है। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे एक संस्था लोगों की होली को खास बनाने में जुटी है। इस संस्था का नाम गुलमेहर है, जिसे नेचुरल गुलाल बनाने के मिशन में गरीबों को जोड़ा है। चलिए देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बुरा ना मानो, होली है। होली भले ही कुछ दिनों दूर है, लेकिन रंग इस वक्त हर जगह नजर आ रहे हैं और ऐसे ही कुछ रंग इस वक्त यहाँ पर है। वो कहते हैं ना कि अगर आप त्योहारों की बात करें तो सबसे पहले आपकी जुबान पर 2 ही नाम आते हैं, एक होली एक दीपावली। तो होली हमारे नजदीक है और होली के रंग इस वक्त यहाँ पर जीएनटी में बिखरे हुए हैं। लेकिन खास बात इन रंगों में ये है कि ये हर्बल रंग है, हाथों से बनाए गए हैं, हैंडमेड हैं। और देख सकते हैं आप, हर वो चीज यहाँ पर रखी हुई है जिससे ये रंग तैयार किए गए हैं। फिर चाहे पालक की बात हो तो ग्रीन रंग इससे तैयार हुआ है, चुकंदर की बात हो तो पिंक रंग, और हल्दी से हरा रंग। लेकिन इसका प्रोसेस क्या है और किस तरीके से इनको बनाया गया? देखिए, हल्दी से हरा रंग बोला मैंने, लेकिन हल्दी से पीला रंग वो था मुझे करेक्ट किया, और करेक्ट किया उन लोगों ने जिन्होंने इन रंगों को बनाया है खुद अपने हाथों से। तो चलिए जान लेते हैं उनसे कि किस तरीके से इन रंगों को तैयार किया गया है। हमारे साथ कमला जी हैं, उन्हीं से जानते हैं। एक पैकेट भी लिए हुए हैं, ये फाइनल प्रोडक्ट है उनका।
कि रंग जो बनकर तैयार हुए हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं खुले में, और इस पैकेजिंग के साथ ये इस वक्त बाजार में आपको मिल जाएंगे। तो हर कोई इस वक्त चाहता है कमला जी की नेचुरल रंग या हर्बल रंग वो इस्तेमाल करे, खासतौर से अगर स्किन की वो परवाह करता है या बालों की परवाह करता है, कोई केमिकल लगाना नहीं चाहता। तो किस तरीके से इन रंगों को तैयार किया गया है यहाँ पर, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले हमने बनाया है ये ऑरेंज, पिंक वाला कलर, ये हमने चुकंदर और अरारोट को मिला के बनाया है। और उसके बाद हमने बनाया है येलो वाला कलर, येलो हमारा हल्दी से और अरारोट से बना हुआ है। और उसके बाद हमने बनाया है ऑरेंज वाला कलर, वो हमने चुकंदर और हल्दी से बनाया है, दोनों को मिला के मिक्स करके ये ऑरेंज वाला कलर बनाया है। और जैसे कि आप पालक देख रहे हो, वो पालक से हमने बनाया है ग्रीन वाला कलर। तो इन पूरे कलर्स को बनाने में कितना वक्त लगा, मतलब कितने टाइम से आप, क्योंकि काफी सारी महिलाएं, सिर्फ महिलाएं, बता दो आपको, गुरमेहर ये संस्था एक तरीके से है, यहाँ पर महिलाओं को रोजगार भी दिया जाता है, उन्हें काम दिया जाता है और मजा भी मुझे लगता है आप लोगों को यहाँ पर काम करने में बहुत आता है, बहुत आता है। क्योंकि तो हर त्योहारों में यहाँ पर इस तरीके से आप, हर हम दिवाली हो, होली हो, तो ये जो आप महिलाएं देख रहे हो हमारे यहाँ, तो हम कम से कम 32 महिलाएं हैं जो कि गुलमेहर में काम करते हैं। ये बेसिकली पहले रैक पिकर वाला काम करते थे, उनको हटाने के लिए, साफ सुथरे चीज से बनाने के लिए हम लोगों ने गुलमेहर की स्थापना की थी या स्टार्ट किया था। तो उसी से जो ये लोग हमारे आप देख रहे हो, ये बहुत मजे मजे में कलर को बनाते हैं। हमने जनवरी से ये काम शुरू कर दिया था, तो जनवरी से ये लोगों को बनाना करना में 1.5 से 2 महीना लगा है हमें इसका प्रोडक्शन करने में। हमने कम से कम 900 किलो बनाया है कलर, जो हमने इस बारी का प्रोडक्शन किया है और सेल वगैरह हम लोग कर रहे हैं। ये पूरा बॉक्स है और ये खुशियों का बॉक्स है एक तरीके से, मैं बोलूं कमला जी गलत नहीं होगा ना? देखिए इसमें आपको गुजिया मिल जाएगी, इसमें आपको बादाम की ठंडाई मिल जाएगी, और ये जो कलर्स आप यहाँ पर खुले में देख रहे हैं, ये पैकेजिंग के साथ आपको ये कलर मिल जाएंगे। चारों कलर, सिर्फ 4 रंग के कलर्स यहाँ पर ये लोग बनाते हैं। ऐसा नहीं कि बल्क में बनाने तो बहुत सारे रंग या केमिकल्स उसमें मिलाए जाए, हाथों से बनकर स्क्रैच से तैयार होते हैं और इस तरीके से पैकेजिंग के साथ ये मार्केट में जाते हैं। तो अगर आप भी इस तरीके के हर्बल कलर इस्तेमाल करना चाहते हैं, या मैं कहती हूँ अगर आप हर्बल कलर इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ही अच्छा है, आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, रंग और उमंग के त्योहार होली में अब 1 हफ्ता ही बचा है, लिहाजा बाजार में उसकी रौनक जो है साफ तौर पर देखने को मिल रही है। रंग, गुलाल और पिचकारियां जो है दुकानों पर खूब सज चुकी हैं। लखनऊ में इस बार एक खास तरह की पिचकारी लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी हुई है। इस पिचकारी से गोली रंग की तरह नहीं बल्कि सूखे गुलाल का बौछार होती है, और कैसे होता है देखिए। खुशियों के रंग से सराबोर होली के त्योहार में अब महज 1 हफ्ता का वक्त बचा है, लिहाजा समूचे भारत में रंगों की खुमारी चढ़ चुकी है। अवध क्षेत्र में तो होली का अलग ही उमंग उत्साह दिखता है। अवध में इस बार होली का एक खास रंग देखने को मिल रहा है। लखनऊ में इस बार गीले रंगों वाली पिचकारी की जगह सूखे गुलाल की पिचकारी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जो खास बात दिखाई पड़ रही है लखनऊ के मार्केट में, वो ये है कि ये गन या पिचकारी जो गुलाल के लिए है, यानी जब इसमें गुलाल भरा जाएगा उसके बाद इसको पुश किया जाएगा, चलाया जाएगा, तो इससे गुलाल निकलेगा और लोगों पर ही गुलाल गिरेगा। यानी कि जो गीले रंग हैं, वेट कलर्स हैं, वो नहीं बल्कि गुलाल खेल पाएंगे लोग इस पिचकारी से। रंगों से अगर आप सराबोर नहीं हुए तो होली का मजा अधूरा रहता है। लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्हें गीले रंगों से एलर्जी होती है। बहुत देर तक भीगने से भी बहुतों को समस्या हो जाती है। वैसे लोगों को सूखे गुलाल वाली पिचकारी काफी रास आ रही है, क्योंकि इन पिचकारियों के जरिए उमंग, उत्साह, उल्लास के रंग तो फिजा में घुल जाते हैं, साथ ही गीले रंगों की दुश्वारियों से बचाव भी हो जाता है। खरीदने आए हैं, आप देख रहे हैं, यही देख रहे हैं, गुलाल इससे खेला जाता है। इस बार ये नई एंटिक चीज आई है, एक तरह से हम लोग लखनऊ भाषा में कहते हैं इसको एंटिक चीज, बिल्कुल नई नवेली चीज आई है। तो ये पहली बार, मैंने भी बहुत होलियां खेली मैम, लेकिन ये पिचकारी पहली बार देखी मैंने भी अपने जीवन में। गुलाल से क्यों खेलना चाहते हैं? कुछ लोग रंग अवॉइड करते हैं क्या कि गुलाल? अरे मैम, एक्चुअली सच तो ये है कि देखिए, होली वैसे रंगों त्योहार है, चाहे गीला खेलो चाहे सूखा, लेकिन सच ये है कि अगर गीला खेलो तो बाद में छुड़ाने में फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा इस बार इस चीज का ज्यादा महत्व हम लोग देंगे कि ये वाली पिचकारी जो नई आई है, तो सूखे की चीज अलग है,
तुरंत एक दूसरे के ऊपर डाला, तुरंत जो है झाड़ दिया, काम खत्म। दरअसल होली के रंगों की सबसे बड़ी चुनौती यही होती है। रंग खेलने के दौरान सुरूर ऐसा होता है कि इंसान उसमें पूरी तरह डूब जाना चाहता है, लेकिन रंग चढ़ने के बाद जब उतारने की बारी आती है तो परेशानी बढ़ जाती है। गुलाल वाली पिचकारी के चलन में आने की यही वजह है। बदलते वक्त के साथ इसका क्रेज भी बढ़ रहा है। नहीं खेलना चाह रहे हैं, सूखा खेलना चाह रहे हैं, तो उस वजह से इस पर्पज से बहुत बिकता है ये गुलाल। ऐसे भी लोग हैं ज्यादा आजकल जो सूखा रंग खेलना चाहते हैं। 40% लोग आते हैं इसे। क्या कहते हैं कि सूखा रंग सूखा खेलेंगे, गुलाल से छुट्टी ले लेंगे, रंग में कपड़े भी खराब हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं, ये झाड़ तो छूट जाता है। रंग जीवन का श्रृंगार है, रंग जीवन का आधार है, रंग आध्यात्मिक चेतना की पुकार है, रंग से ही जीवन की रंगीनियत है। रंगों की यही खासियत है। रंग उमंग की तरंग है, रंग ही अवसाद उदासी से जंग है। रंग ना हो तो वीरांग हो जाएगा हमारा जीवन। सूखा हो या गीला, मन में इंद्रधनुष से खेलने चाहिए गुलाबी, हरा, लाल, नीला और पीला। रंगों के त्योहार होली का यही संदेश है, इसलिए सदियों से सनातन धर्म में होली शेष है। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, फरवरी में ही गर्मी का एहसास कराने के बाद मौसम ने अब अचानक यू टर्न ले लिया है। मार्च के पहले दिन यानी आज बारिश भी हो गई, जिससे हल्की हल्की ठंड जो है एक बार फिर से लौट आई है। दिल्ली एनसीआर में अभी भी कई जगह बादल छाए हुए हैं। राजधानी के आसमान में बादलों का डेरा है तो पहाड़ों की रानी शिमला में बर्फ गिर रही है। कुदरत ने पहाड़ों के साथ बर्फबारी होली भी खेल दी है। इस तरह लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी से नजारा खुशनुमा हो गया है। हालांकि उत्तराखंड में मौसम के तेवर को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहां कई जगह बारिश बर्फबारी हो सकती है। ऐसे में जिला प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने को भी कहा है। सरगम, आप भी ऑफिस आए होंगे तो देखा होगा दिल्ली एनसीआर का जो मौसम है अचानक सुहाना हो गया है। कई जगह देखिए रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। न्यूनतम तापमान की बात करें अगर हम तो देखिए 14 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, जबकि अधिकतम तापमान जो है कुछ कम होकर 32 डिग्री सेल्सियस पर नजर आता है। इससे पहले राजधानी में फरवरी माह में गर्मी ने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। मतलब फरवरी महीना सबसे गर्म माह साबित हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक फरवरी के लिए भारतीय क्षेत्र का औसत अधिकतम तापमान जो है बढ़कर 29.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो 1901 के बाद से अब तक का उच्चतम स्तर माना जा रहा है। यानी जैसा कहा जाता है कि मौसम बेईमान होता है, इन दिनों उसका रवैया साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से पहले प्रचंड गर्मी हुई और अब मौसम खुशगवार नजर आ रहा है और हल्की बारिश भी देखने को मिल रही है। तेज हवाओं और आसमान में छाए इन बादलों ने दिल्ली एनसीआर का मौसम बदल दिया है। जिस तरीके की गर्मी पिछले कुछ दिनों से दिल्ली और एनसीआर के लोग झेल रहे थे, अचानक से उन्हें राहत मिली है। मार्च के पहले ही दिन सुबह जो टेम्परेचर था वो घट के करीब 14 डिग्री पे आ गया। मिनिमम टेम्परेचर 14 डिग्री रहेगा और आसमान में आप देखिए किस तरीके के बादल नई दिल्ली के इलाके में छाए हुए हैं। और ये सिर्फ नई दिल्ली नहीं और एनसीआर में ही नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इसी तरीके से बादल छाए हुए हैं। और आप देखिए तेज हवाएं चल रही हैं और इसका असर हुआ सीधे मौसम पर। जो टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा था, अचानक से उसमें कमी आई है। मिनिमम टेम्परेचर जो अनुमान है कम से कम 2 दिनों के लिए वो 14 डिग्री के आसपास रहेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री के आसपास रहेगा। और ये जो मौसम में परिवर्तन है इसका अनुमान पहले से ही था और वजह बताई जा रही थी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और इसका असर पहाड़ के इलाकों पे भी देखने को मिलेगा। कुछ जगहों पर बर्फबारी का भी अनुमान है और दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरीके का मौसम अगले 2 दिनों तक बना रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगले 2 दिनों तक जिस तरीके की गर्मी दिल्ली और एनसीआर के लोग झेल रहे थे उससे उन्हें राहत रहेगी। कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ हिमांशु मिश्रा। कड़ाके की ठंड वाला जनवरी का महीना तो बीत चुका है, लेकिन शिमला के पहाड़ों पर एक बार फिर से ठंड ने दस्तक जरूर दे दी है। कहीं बारिश हो रही है तो कहीं बर्फबारी ने पहाड़ों की रंगत ही बदल दी है। बदलते मौसम के इस मिजाज का सैलानी भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं और जमकर मस्ती कर रहे हैं। और दिल्ली एनसीआर से बर्फबारी का मजा लेने पहुंचे सैलानियों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। वो उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि कुछ रोज मौसम की मेहरबानी बनी रहे।
ताजा बर्फबारी की ये तस्वीरें शिमला के मंढोल की हैं। शिमला में हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में बर्फ की चादर बिछ चुकी है। आसमान से गिरते बर्फ सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। शिमला में हो रही इस बर्फबारी को पर्यटक छतरी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि सैलानियों को इसका बेसब्री से इंतजार था। लगातार बर्फबारी ने पहाड़ों पर सभी जगह एक जैसा नजारा कर दिया है। ठिठुरन भरी सर्द का महीना जनवरी फरवरी भले ही बीत गया है, लेकिन पहाड़ों पर मार्च के महीने में एक बार फिर सर्दियों जैसा दृश्य नजर आ रहा है। कुदरत ने ऐसा यू टर्न लिया है कि पहाड़ों की रंगत बदल गई। मौसम का ये मिजाज यहाँ पहुंच रहे सैलानियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। हमारे लिए तो सर शिमला लोकल ही रहा है शुरू से। स्कूल से ही हम मोटरसाइकिल पे भी आ जाते थे, तो हम तो बहुत बार आए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। मार्च महीने में ऐसे हालात देखने की उम्मीद कम ही की जाती है, लेकिन इस साल सैलानियों पर कुदरत मेहरबान है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में अभी कुछ दिनों तक बर्फबारी और बारिश हो सकती है। बर्फ तो जो आमतौर पर जहाँ बर्फ होती है उसमें चंबा है, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, कुल्लू है, शिमला के ऊपर के एरियाज, यहाँ बर्फबारी की संभावना है। और बाकी के जो प्रदेश के एरियाज हैं वहाँ पे आमतौर पर बारिश होगा और कुछ जगह पे बादल भी रह सकते हैं। और साथ साथ में हो सकता है कि एक दो जगह पे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी या बीच में ओलावृष्टि भी होने की संभावना। पहाड़ों पर बर्फबारी से जहाँ सैलानियों के चेहरे पर खुशी चमक उठे हैं, वहीं स्थानीय कारोबारियों के लिए वहाँ पहुंच रहे पर्यटक उम्मीद की किरण बने हुए हैं। शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, शिमला की तरह ही हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति का भी यही नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ चारों तरफ कुदरत ने सफेद चादर अब ओढ़ दी है। पहाड़ जो है बर्फ से लद चुके हैं। पेड़, सड़क और मकानों की छतों पर अगर नजर डालें अगर आप, तो बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगी। हालांकि बर्फ देखने की जो तमन्ना लिए वहां पहुंचे सैलानी हैं, कि मौसम देखकर बहुत खुश हो गए, क्योंकि उनकी मन्नत पूरी हो गई और उनको लगा नहीं था कि अब दोबारा बर्फबारी होगी। लेकिन मौसम ने यू टर्न ली और अब दोबारा जो है बर्फबारी का आनंद सैलानी ले रहे हैं। ये मौसम देख हम में से कई हिमाचल या उत्तराखंड जाने की प्लानिंग करने में जुट गए होंगे, लेकिन उत्तराखंड के सुंदर वादियों में घूमने का प्लान बनाने से पहले हमें मौसम विभाग की बात जो है वो जरूर सुन लेनी चाहिए, क्योंकि मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 48 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर खड़े बड़े बड़े देवदार वृक्ष और उनकी तलहटी में बहने वाली निर्मल नदियों के मनमोहक नजारों से विभूषित देवभूमि उत्तराखंड में अगले 48 घंटे चुनौतीपूर्ण है। राज्य के कई जिलों में हल्की से तेज बारिश, ओलावृष्टि और तूफानी हवाओं की आशंका के बीच मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग के साथ राजधानी देहरादून में भारी बरसात होने और ओला गिरने की आशंका है। खासतौर पर हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में बिजली कड़कने की आशंका है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने 1 और 2 मार्च के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हल्की या बहुत हल्की बारिश है या रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है, तो वो जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर या रुद्रप्रयाग, और इसके साथ ही जैसे देहरादून, टेहरी का भी जो पहाड़ी इलाका है, तो उसमें जो है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आज वो देखने को मिलेगी। इसके साथ ही हरिद्वार या पौड़ी की भी बात करें तो वहां भी छुटपुट संभावना है कि एका दुका जगह में वहां पे भी बारिश की मिल जानी चाहिए। मौसम विभाग की इस चेतावनी के बाद सूबे की सरकार सभी एहतियाती कदम उठा रही है। लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। अपने प्राकृतिक सौंदर्य से लोगों का मन मोहने वाला उत्तराखंड आपदाओं के लिए भी जाना जाता है। लैंडस्लाइड, बादल फटने और बर्फीले तूफान की वजह से कई बार हालात बेहद गंभीर हो जाते हैं। इन सब के अलावा हाल के दिनों में जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना ने कस्बे के लोगों के साथ ही सरकार की पेशानियों पर चिंता की लकीरें गहरी कर दी हैं। अगले 48 घंटे तक एक बार फिर उत्तराखंड के कई इलाकों में कुदरत के कोप की आशंका है। सरकार ने इस चुनौती का सामना करने के लिए अपनी ओर से पूरी तैयारी की है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, बात सिर्फ हिंदुस्तान की यहाँ नहीं हो रही है, बल्कि पूरी दुनिया में यही नजारा देखने को मिल रहा है। अमेरिका हो या फिर यूरोप, सब जगह मौसम ने अपने तेवर बरकरार रखे हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क से लेकर कई दूसरे शहरों में भीषण बर्फबारी देखने को मिली। यूरोप के देश स्पेन में बर्फ के साथ साथ बाढ़ भी आ गई, मगर लोग जो है इस मौसम का पूरा आनंद ले रहे हैं। असल में
कुदरत हमें चुनौती दे रही है ताकि हम जो है अपनी क्षमताओं को और बढ़ा सकें। इन तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर किस प्रकार मौसम की मनमानी है और किस प्रकार मौसम का जो मिजाज है वो बदल रहा है। अब आपको लिए चलते हैं अयोध्या, क्योंकि देखिए रामनगरी अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर बनाने का काम तेजी से चल रहा है। राम मंदिर में मूर्ति बनाने के लिए एक और शिला अयोध्या के कारसेवकपुरम पहुंच चुकी है। ये सफेद शिला उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान से अयोध्या लाई गई है। ये बाकी शिलाओं से बिल्कुल अलग है और हटकर है, क्योंकि इसका रंग सफेद है। इससे पहले कर्नाटक और नेपाल के जनकपुर से भी दिव्य शिलाएं अयोध्या लाई गई थी। इस बीच वो मूर्तियां भी अयोध्या पहुंच चुकी है, जो राम मंदिर में भगवान के जीवन की झलक दिखाएंगी। कलाकार ने मिट्टी से इन मूर्तियों को तैयार किया है। अयोध्या जो है हमारे राम भगवान की जन्मभूमि है और सप्तपुरियों में से एक है। तो मेरे मन में जो था बहुत दिनों से ये लालसा थी कि मैं सप्तपुरी के जो है अयोध्या नगरी के दर्शन करूं, तो मैं आज आई हूं। और दूसरा मेरा उद्देश्य ये है कि भगवान राम का जो भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है उसके लिए जो हमारी शिलाएं आई हैं, 2 हमारी गंडकी नदी से आई हैं जिनको हम देखने दर्शन करने के लिए आए हैं, सालिग्राम जी कहते हैं। उसके बाद 2 कर्नाटक से आई हैं और जयपुर से आई हैं। तो इन शिलाओं के दर्शन करने का भगवान राम ने मुझे सौभाग्य दिया है, तो मैं उनकी कृपा से मैं यहाँ पर आई हूँ। तो प्रभु श्री राम के दर्शन तो मैं बहुत जल्द होंगे। बात कुछ और खबर की होगी। देखिए राजस्थान में जयपुर की चर्चित एसएमएस हॉस्पिटल में अब रोबोटिक सर्जरी हो सकेगी और इसके लिए रोबोट्स भी आ चुके हैं और मेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग भी लगातार जारी है। इसके लिए कई जटिल बीमारियां जो हैं उसको सर्जरी के माध्यम से निपटाया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है। हालांकि फिलहाल इसमें आने वाला जो खर्च है वो राजस्थान की हेल्थ इंश्योरेंस योजनाओं के तहत नहीं लगाया जाए। देखिए ये तस्वीरें जयपुर समेत पूरे राजस्थान के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं। विज्ञान को वरदान बना देने वाले इस आविष्कार की झलक से आप कुछ अंदाजा लगाने में कामयाब तो जरूर हो गए होंगे कि अब आपकी सोच को विस्तार देते हुए हम आपको बता देते हैं कि ये रोबोट ही है जो अब कई मुश्किल सर्जरी को अंजाम देने के लिए जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल पहुंच चुका है। एसएमएस हॉस्पिटल में 25 करोड़ रुपए की लागत वाला ये रोबोट स्थापित किया जा चुका है। ये दूसरा और राजस्थान का पहला रोबोट होगा जिसका इस्तेमाल मेडिकल हेल्प और बड़ी सर्जरी के लिए किया जाएगा। हॉस्पिटल के चिकित्सकों की मानी जाए तो फिलहाल इसके जरिए सर्जरी की ट्रेनिंग की जा रही है। इसका इस्तेमाल कई अहम सर्जरी में किया जा सकेगा। रोबोटिक आर्म्स आप पीछे देख रहे हैं, वो जो है पेशेंट के शरीर में जाते हैं और हम कंसोल पे बैठ के, यहाँ ये सर्जन कंसोल है जिसपे हम यहाँ बैठकर ये जो रोबोटिक आर्म्स को गाइड करते हैं पेशेंट के अंदर, और जो पूरी सर्जरी जो है ये रोबोटिक आर्म्स द्वारा की जाती है। हम यहाँ बैठकर इसको गाइड करते हैं। इसमें फायदा जो है वो ये है कि एक तो कि अंदर का जो व्यू है वो हमें बहुत मैग्नीफाइड मिलता है और बहुत मेटिकुलस सर्जरी की जा सकती है। इसके इस्तेमाल के लिए ट्रेनिंग का समय भी अच्छा खासा लगने वाला है। कम से कम 1.5 महीने की ट्रेनिंग की जरूरत इसके लिए पड़ने वाली है। इसके बाद इस रोबोट का इस्तेमाल जटिल ऑपरेशन के लिए किया जा सकेगा। रही बात इससे होने वाली सर्जरी के खर्चे की, तो डॉक्टर्स की मानी जाए तो राजस्थान सरकार की सरकारी योजनाओं के तहत इसका कोई खर्चा मरीज को नहीं देना होगा। देखिए अभी ऐसा किया है हमने, जो हमारे यहाँ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो रही है वो जिस कॉस्ट पे हो रही है उसी कॉस्ट पे हम रोबोटिक सर्जरी करेंगे। जहां तक पेशेंट के लिए सवाल है, हमारे यहाँ राजस्थान सरकार द्वारा जो चिरंजीवी स्कीम है उसमें ये सारा पेशेंट के लिए फ्री होता है हेल्थ स्कीम में, और उसी तरह ये रोबोटिक सर्जरी भी फ्री रहेगी पेशेंट के लिए। हालांकि हॉस्पिटल के डॉक्टर मानते हैं कि इसकी मेंटेनेंस भी बड़ी चुनौती है, लेकिन राजस्थान में ये स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी क्रांति लाएगा, ऐसी उम्मीद डॉक्टर्स को भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नारियल तोड़ने के लिए इसके पेड़ पर चढ़ना अब मुश्किल नहीं होगा। कर्नाटक में मंगलुरु के एक किसान ने एक अनूठी मशीन बनाई है जिसके सहारे कोई कितने भी ऊंचे नारियल के पेड़ पर बड़ी आसानी से चढ़ सकता है। बीके गणपति भट्ट नाम के किसान ने इस उपकरण को इजाद किया है। असल में गणपति ने यह मशीन 3 साल पहले ही बना ली थी।
अब कर्नाटक के शिवमोगा की एक कंपनी ने इसमें कुछ बदलाव कर इसे पेश किया है। किसानों को इससे न केवल नारियल बल्कि कटहल और आम के पेड़ों पर भी चढ़ने में काफी ज्यादा आसानी होगी। कुछ वक्त पहले उद्योगपति आनंद महिंद्रा को भी इस अनूठी मशीन के बारे में पता चला था और उन्होंने इसकी जमकर तारीफ भी की थी। तो चलिए आपको पंजाब के एक ऐसे गुरु से मिलवा देते हैं जो मूल रूप से दक्षिण भारत के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने पंजाबी भाषा, पंजाबी संस्कृति और पंजाब की सभ्यता को बढ़ाने का संकल्प लिया, जिसके तहत वो छात्रों के गुरुमुखी वर्णमाला जो है उनका उच्चारण करवाते हैं और सही उच्चारण करने वाले स्टूडेंट्स को इनाम भी देते हैं 32 रुपए। देखिए। गुरु के मुख से निकली वर्णमाला की पाठशाला सजी है। आज गुरु ने ही गुरुमुखी भाषा को सिर पर उठाकर संस्कार जगाने का संकल्प लिया है। सरकारी कॉलेज में समाज शास्त्र के सहायक प्रोफेसर 47 साल के पंडित राव पिछले 13 सालों से पंजाब की भाषा, पंजाब की संस्कृति, पंजाब की सभ्यता को बचाने की मुहिम में जुटे हैं। पंडित राव की ये पाठशाला पीजी गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर लगी है, जहां कॉलेज में आते जाते स्टूडेंट्स गुरुमुखी वर्णमाला का उच्चारण कर रहे हैं। यहां स्टूडेंट से इस क्लास की कोई फीस नहीं ली जाती है, बल्कि सही तरीके से 35 गुरुमुखी वर्णमाला का उच्चारण करने वाले स्टूडेंट्स को इनाम में 35 रुपए दिए जाते हैं। 35 इसलिए क्योंकि ये 35 अक्षर ने किन्ने 35 अक्षर है। फॉरेन का जो एक कल्चर है वो ज्यादा अडाप्ट किया जाता है, सुपरमेसिव से दी जाती है कि हाँ मतलब इंग्लिश बोलेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हाँ वी आर मतलब हम कुछ अच्छी चीज कर रहे हैं, और इसके कारण हम अपनी माँ बोली भूल रहे हैं क्योंकि अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। और ये एक गलत चीज है, हमें अपनी माँ बोली के साथ रहना चाहिए। बिकॉज एक माँ बोली एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे हम पूरी तरह अपने दिल के भाव आदान प्रदान कर सकते हैं। सर प्रयास करते रहते हैं, जैसे उनकी मतलब कि एक जो क्लास है क्लास लिमिट से आगे होके करते हैं ना, कि जैसे कोई भी इवेंट होता है कॉलेज में उनमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कहना कि ये करो ये करो। सर चाहते हैं कि जैसे कि हमारी ये दो भाषाएं आगे जा रही हैं, हमारी जो पंजाब की माँ बोली पंजाबी भाषा है वो भी आगे उसी तरह बढ़े, ये पीछे ना रह जाए। मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले पंडित राव को पंजाबी भाषा से प्यार हो चुका है, जो ये मानते हैं कि भाषा दो लोगों के बीच फासले को खत्म कर देती है। जिस परिवेश में पंडित राव जिंदगी बसर कर रहे हैं वहां की मातृभाषा पंजाबी है। इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कड़ी मेहनत करके पंजाबी भाषा को खुद के लिए सहज बनाया और पंजाबी भाषा से दूर होने वालों को एक करने का बीड़ा उठाया। पंडित राव जन जन तक यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि भाषा का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जब आप उस परमात्मा की भाषा, जो एक परमात्मा के साथ जुड़ने वाला भाषा को आप सर पे रखते हैं, ये पंजाबी भाषा उस गुरुमुखी है जो गुरु ग्रंथ साहब की जुबान है। वो गुरु ग्रंथ साहब में हमारे देश में जितना भी संत फकीर है उनकी सारे वाणी इसी भाषा में लिखा गया, इसलिए हमारे देश की भाषा को एकजुट करने का काम करता है। इसलिए मैं ये भाषा को प्यार करता हूँ। पंडित राव ने पंजाबी साहित्य और पंजाबी संस्कृति पर शोध किया है। कई सिख भजनों का कन्नड़ में अनुवाद किया है ताकि भाषा के जरिए दक्षिण भारत और उत्तर भारत की दूरी को कम किया जा सके। पंजाब में बंदूक कल्चर के खिलाफ भी पंडित राव ने लड़ाई शुरू की है। वे पंजाब के भड़काऊ गानों और शराब की प्रवृत्ति के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं ताकि पंजाब की भाषा के साथ पंजाब की सभ्यता को बचाया जा सके। भाषा, संस्कृति और सभ्याचार भाईचारे का प्रतीक है, जो कि सबको एक सूत्र में बांधता है, पिरोता है। पंडित राव पिछले एक दशक से ज्यादा पंजाबी भाषा को सहज रहे हैं और आम लोगों को और छात्रों को इस भाषा के बारे में जागरूक करवा रहे हैं। उसके साथ साथ पंडित राव लचर गायकी को लेकर भी लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं।
वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, GNT न्यूज, चंडीगढ़।